हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है प्रूफ रीडिंग एंड करेक्शन इन मैन्यूस्क्रिप्ट इन एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में जो प्रूफ रीडिंग की जाती है, जो करेक्शंस किए जाते हैं, जो मैन्यूस्क्रिप्ट बनाते समय, उनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं लर्निंग गोल्स। लर्निंग गोल्स हमारे इस वीडियो के हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर मैन्युस्क्रिप्ट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। इस वीडियो के बाद आप ये समझ जाएंगे कि आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो उसको इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड कैसे बनाए कि कोई इसको आसानी से पढ़ सके और समझ सके। इसके अलावा लर्न द रूल्स फॉर राइटिंग एंड फॉर्मेटिंग। जो राइटिंग और फॉर्मेटिंग के रूल्स हैं वो आप समझ जाएंगे। और स्पॉट एंड फिक्स कॉमन मिस्टेक्स। जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं लिखते समय, मैन्युस्क्रिप्ट बनाते समय, उसमें कुछ जो बहुत ही इजीली जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उनको हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं और उसको फिक्स कर सकते हैं। एंड यूज साइटेशंस एंड रेफरेंसेस करेक्टली। आप आसानी से चीज़ों को साइट कर सकते हैं पेपर्स को, और रेफरेंस जो होते हैं उन्हें करेक्टली आप यूज कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं टाइटल्स की। सबसे पहले राइटिंग अ गुड टाइटल। टाइटल कैसे बनाते हैं? ठीक है, टाइटल के लिए सबसे पहले कीप इट शॉर्ट एंड क्लियर। आपका जो टाइटल होना चाहिए बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा शो व्हाट द रिजल्ट इज अबाउट। टाइटल ये बताना चाहिए कि टाइटल पढ़ते ही लोग समझ में आ जाना चाहिए कि इस पेपर में, इस रिसर्च में क्या हुआ होगा। अवॉइड कंफ्यूजिंग वर्ड्स और जार्गन्स। जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं उनको आपको अवॉइड करना होगा कि ऐसे वर्ड्स आप यूज ना करें जो कि दूसरे पेपर से कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हों। चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर करेक्ट केयरफुली। जो स्पेलिंग्स हैं, ग्रामर्स हैं, एक टाइटल में आपको करेक्टली चेक करना होगा। एंड फॉलो द वर्ड लिमिट सेट बाय द जर्नल। जिस जर्नल के लिए आप ये रिसर्च पेपर बना रहे हो उसके जो वर्ड लिमिट्स हैं जो सेट किए गए हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो टिप्स फॉर टाइटल्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो जनरली मैन्युस्क्रिप्ट होता है या फिर जो आपके आर्टिकल्स होते हैं उसका जो सेक्शंस हैं वो है, सबसे पहले आपका टाइटल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, फिर मटेरियल्स एंड मेथड्स होते हैं, फिर रिजल्ट एंड डिस्कशन होता है, देन कंक्लूजन एंड देन रेफरेंसेस फाइनली ये किए जाते हैं। ठीक है, जो आपके पेपर का टाइटल होना चाहिए उसकी टिप्स, सबसे पहले तो आप सिंपल वर्ड्स यूज करिए, प्रिसाइज वर्ड्स यूज करिए। ठीक है, टू द पॉइंट जो वर्ड्स होने चाहिए वो आपको यूज करना हो, सिंपल वर्ड्स हो वो यूज करें जो कि कैची लगे आपका टाइटल। टाइटल पढ़ते ही लोगों के मन में ये होना कि इस पेपर में क्या हुआ है। ठीक है, एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए आपका टाइटल। इसके अलावा हाईलाइट व्हाट्स न्यू एंड एक्साइटिंग इन योर रिसर्च। आपको ये बताना होगा कि जो आपने टाइटल ऐसा हो जो ये बताए कि आपका जो रिसर्च पेपर है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें क्या नया है, क्या एक्साइटिंग है। और इंक्लूड की डिटेल्स अबाउट योर स्टडी। जो आपकी स्टडी है उसके जो की डिटेल्स हैं उसको उस टाइटल में इंक्लूड होना चाहिए। एंड अवॉइड यूजिंग एब्रिविएशंस और टेक्निकल टर्म्स। जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं या फिर जो एब्रिविएशंस हैं, टाइटल में कभी भी एब्रिविएशंस यूज नहीं करने चाहिए और जहां तक उसे टेक्निकल टर्म्स को अवॉइड करना चाहिए। ओके, ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए टाइटल सेट करने के दौरान। देखा जाए कि व्हाट मेक्स अ गुड एब्स्ट्रैक्ट। टाइटल के बाद अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की। तो एब्स्ट्रैक्ट को क्या खास बनाता है? सबसे पहले व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? अ शॉर्ट समरी ऑफ योर एंटायर रिसर्च। जो आपकी पूरी की पूरी रिसर्च है उसकी एक शॉर्ट समरी को ही हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ये जनरली 200 टू 300 वर्ड्स का होता है। ओके, इसके अलावा इट इंक्लूड्स द बैकग्राउंड, गोल्स, मेथड्स, की रिजल्ट एंड कंक्लूजन। ये जो चीजें हैं ये एक एब्स्ट्रैक्ट के लिए सबसे जरूरी है। 2 या 3 लाइनों में हम लोग यूज करते हैं। आपको अपना बैकग्राउंड शो करना है, गोल शो करना है उस रिसर्च का, फिर मेथड्स आपने क्या मेथड यूज किया, की रिजल्ट्स आपको क्या मिले, और कंक्लूजन आप उससे क्या निकाले। ठीक है, मेक श्योर इट कैन स्टैंड अलोन विदाउट द फुल पेपर। आपको एब्स्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़े तो उससे एक जनरली पेपर का आइडिया मिल जाए। ओके, कीप इट क्लियर एंड रिलेवेंट। आपका एब्स्ट्रैक्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए, उसमें फालतू के ऑर्नामेंटल वर्ड्स नहीं होने चाहिए, और रिलेवेंट होना चाहिए उस पेपर का, जिस पेपर में आपने लिखा हुआ है उसका एक रिलेवेंट होना चाहिए। अगर कोई सिंपली आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़े, पेपर ना भी पढ़े, फिर भी उसको एक आउटलाइन मिल जाए आपके रिसर्च की। ओके, बात करते हैं हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना चाहिए? सबसे पहले यूज सिंपल एंड डायरेक्ट सेंटेंस। आपको डायरेक्ट सेंटेंस यूज करना है, सिंपल सेंटेंस यूज करनी है। कीप योर राइटिंग शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। आपकी जो राइटिंग हो काफी शॉर्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। डोंट यूज अनएक्सप्लेन्ड एब्रिविएशंस। ऐसे एब्रिविएशंस आपको यूज नहीं कर रहे हैं जो कि अनएक्सप्लेन्ड हो।
ठीक है, पहले से आपने किसी एब्रिविएशन को एक्सप्लेन कर दिया तब आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल ऑर्डर, आपके जो इन्फॉर्मेशन होने चाहिए वो एक लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। एंड शो व्हाई योर रिसर्च मैटर्स, आपको ये बताना होगा कि आपका जो रिसर्च है वो मैटर क्यों करता है। ओके, आपकी क्या नॉवेल्टी, क्या स्पेशलिटी है आपके रिसर्च में। बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें कि इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ योर रिसर्च, ये रिसर्च का बैकग्राउंड बताता है। एंड इट स्टेट द प्रॉब्लम यू स्टडी एड्रेस, और ये बताता है कि आप किस प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हो, आपकी स्टडी किस प्रॉब्लम को लेकर के है। इसके अलावा शो व्हाई द रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, कहता है कि ये रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा खास है जिस पर आप वर्क कर रहे हैं। एंड लिंक योर स्टडी टू प्रीवियस वर्क, आपका जो स्टडी है जो आप करने जा रहे हो उससे पहले उस प्रॉब्लम पर क्या क्या वर्क हो चुके हैं उसको भी आपको लिंक करना होता है। ठीक है, ये लिंक करता है। हाउ टू स्ट्रक्चर द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हमें कैसे बनाना चाहिए, सबसे पहले स्टार्ट विद जनरल बैकग्राउंड, आपको एक जनरल बैकग्राउंड दिखाना होता है इंट्रोडक्शन में। इसके बाद ग्रेजुअली फोकस ऑन योर स्पेसिफिक टॉपिक, जो आपका स्पेसिफिक टॉपिक है आपको उस पर धीरे धीरे फोकस करना होता है एक जनरल बैकग्राउंड से। फिर यूज द प्रेजेंट टेंस फॉर करंट नॉलेज, जो अभी भी आपका नॉलेज है, जो करंट नॉलेज है उसके लिए आप प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। और यूज द पास्ट टेंस फॉर प्रीवियस स्टडी, जो पहले की स्टडी हो चुकी हैं उन पर आपको पास्ट टेंस में यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मेक पैराग्राफ्स फ्लो स्मूथली इनटू वन अनदर, ठीक है, आपको पैराग्राफ्स ऐसे लिखने होते हैं कि एक पैराग्राफ के बाद जो दूसरा पैराग्राफ हो आपस में एक दूसरे से लिंक करते हो, ठीक है, कुछ उनके बीच में कनेक्शन हो, ठीक है, जिससे कि वो स्मूथली ट्रांजेक्शन हो सके उनमें। ओके, बात करते हैं राइटिंग मटेरियल्स एंड मेथड्स। मटेरियल्स और मेथड जो होते हैं वो क्यों लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहली चीज है एक्सप्लेन हाउ यू डिड द एक्सपेरिमेंट्स, आपको बताना होता है कि आप एक्सपेरिमेंट आपने कैसे किया है। ओके, यूज द पास्ट टेंस कंसिस्टेंटली, इस पूरे मटेरियल्स एंड मेथड्स को लिखने के समय आपको हमेशा ही पास्ट टेंस ही यूज करना है। एंड प्रोवाइड इनफ डिटेल्स सो अदर कैन रिपीट योर वर्क, जैसा कि हम जानते हैं कि रिसर्च वर्क का एक चीज क्या है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो भी आप डाटा आपने दिया है वो डाटा ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई आपका वर्क रिपीट करना चाहिए तो उसको सेम वैसे ही डाटा मिले, वैसे ही सिमिलर डाटा मिले। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना इनफ डिटेल्स यूज करिए अपने मटेरियल्स एंड मेथड्स को लिखने के समय। इसके अलावा बैलेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है, जो आपका सब बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव वॉइस यूज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको पैसिव वॉइस यूज नहीं करना है। आपको बार बार ये बी मेजर्ड वाला काम नहीं करना है और बार बार इट वॉज मेजर्ड वाला काम नहीं करना है। इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना है, जहां तक हो सके वो एक्टिव वॉइस अगर आप यूज कर रहे हैं तो अपने लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। और मेंशन हाउ यू आर एनालाइज द डाटा, आपको ये भी बताना है कि आपने कौन से टूल्स कौन से टेक्निक्स का यूज किया अपने डाटा की एनालिसिस के लिए। ओके, प्रेजेंटिंग द मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी आपको कैसे प्रेजेंट करनी है, फर्स्टली सबसे पहले डिस्क्राइब द स्टडी डिजाइन, आपने जो स्टडी डिजाइन किया है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। एंड लिस्ट इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स यूज्ड, जो जो आपने इक्विपमेंट्स यूज किए हैं, जो जो मटेरियल्स यूज किए हैं उसको आपको लिस्टिंग करनी है। एंड एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आपने लगाए हैं, कौन सा टेम्परेचर, क्या प्रेशर, क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन, वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना होता है। एंड इंक्लूड एनी एथिकल गाइडलाइंस फॉलोड, अगर आपने कोई एथिकल गाइडलाइंस यूज किया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एनिमल आपने सेक्रीफाइस किया तो उसके आपने जिस एथिकल कमेटी से आपने परमिशन ली, जो एथिकल गाइडलाइंस यूज की वो आपको डिस्क्राइब करना होता है, वो आपको इंक्लूड करना होता है। ओके, बात करते हैं शोइंग रिजल्ट्स, जो रिजल्ट होते हैं उसको हम कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट डाटा इन क्लियर एंड लॉजिकल वे, आपको जो डाटा देना होता है वो बहुत ही क्लियर और लॉजिकल वे में देना होता है। ठीक है, डाटा ऐसा इतना सिंपल वे में होना चाहिए कि इजिली वो किसी को भी समझ में आ सके, वो उससे कुछ इंटरप्रेट जो शख्स करना चाहे वो कर सके। जहां तक हो सके टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ, इन तीन चीजों का आप ज्यादा से ज्यादा यूज करिए चीजों को समराइज करने के लिए। जो आपका रिजल्ट है वो अगर किसी टेबल के फॉर्म में हो, किसी चार्ट के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो रिजल्ट्स को समराइज कर सकता है। ओके, फोकस ऑन द मेन फाइंडिंग्स, जो मेन फाइंडिंग्स हैं उन पर आपको फोकस करना होता है। एंड अवॉइड रिपीटिंग द सेम इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, ठीक है, अगर आप कोई भी एक ही इंफॉर्मेशन आप बार बार उसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, वो आपको नहीं करना है। आपको एक इंफॉर्मेशन एक ही बार देनी है, बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करना है अलग अलग तरह से। ओके, डिस्कसिंग योर फाइंडिंग्स, जो आपको डिस्कशन करना है वो कैसे करना है, एक्सप्लेन व्हाट योर रिजल्ट मीन्स, आपने से जो रिजल्ट मिले इससे आप क्या फाइंडिंग्स निकाल रहे हो, इससे क्या पता चल रहा है, इसका क्या मतलब होता है, वो आपका आता है
आपके डिस्कशंस में, ठीक है, उसको आप डिस्कशन में इंक्लूड करते हो कि जो आपके रिजल्ट से मतलब निकलता है। कंपेयर देम विद रिजल्ट फ्रॉम अदर स्टडीज, जो पहले की स्टडीज हो चुके हैं उससे आप कंपेयर कर सकते हो अपने रिजल्ट्स को। ओके, एक्नॉलेज लिमिटेशंस और चैलेंजेस, आपने जो भी स्टडी की है उसके क्या क्या लिमिटेशंस थे, क्या क्या चैलेंजेस थे, उसको आपको एक्नॉलेज करना है। एंड प्रोवाइड पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ सकते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, तो आपको उसके लिए पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस क्या हो सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कराना होता है। ओके ओके, बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन हम लोग कैसे देते हैं? सबसे पहले तो समराइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स होती हैं आपके स्टडी की, उसको आपको वहां पर प्रोवाइड करना होता है। एंड लिंक द रिजल्ट बैक टू योर स्टडीज पर्पज, फिर से आपके रिजल्ट को, जो आपका स्टडी का पर्पज था, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो आपको करनी थी, उससे आपको लिंक करना होता है। ओके, हाईलाइट व्हाई योर वर्क इज इम्पॉर्टेंट, आपका वर्क इतना इम्पोर्टेंट क्यों था और क्या वो पर्पज सॉल्व हुआ, वो आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है। एंड सजेस्ट व्हाट फ्यूचर रिसर्च कुड एक्सप्लोर, जो फ्यूचर रिसर्च हो सकती है, जो फर्दर जो साइंटिस्ट या फिर फर्दर जो रिसर्चर्स, जो स्टूडेंट्स, जो स्कॉलर्स इस पर काम करना चाहें, वो क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी आपको सजेशन देना होता है कंक्लूजन में। ओके, कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स की बात करें, जो हम जब भी हम लोग लिखते हैं तो कुछ कॉमन राइटिंग के मिस्टेक्स हो जाते हैं, वो हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले, यूजिंग एपोस्ट्रॉफीज इनकरेक्टली, इट्स वर्सेस इट, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पर एपोस्ट्रोफी आपको कैसे यूज करना होता है, उसका समझ आपको होना चाहिए। उसके अलावा मिक्सिंग अप सेंटेंस पार्ट्स, जो सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं आपको इधर से उधर, उधर से उधर नहीं करना है, जो पार्ट जहां होना चाहिए। ओके, किस पार्ट के बाद क्या क्या सेक्शन आता है, जो मिसप्लेस मॉडिफायर्स हैं उसको आपको करेक्ट करना होता है। इसके अलावा राइटिंग वेरी लॉन्ग और अनक्लियर सेंटेंसेस, आपको बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने होते हैं, ठीक है। आपके सेंटेंस ऐसा नहीं कि 3 से 4 लाइन में खत्म हो रहे हैं और वो इतने अनक्लियर हो जाते हैं कि लोग उसे कुछ समझ ही नहीं पाते, वो काम आपको नहीं करना है। एंड नॉट मैचिंग द सब्जेक्ट एंड वर्ब प्रॉपरली, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका वर्ब है, अगर वो प्रॉपरली मैच नहीं कर रहा है तो आपको उस पर ध्यान देना है, उसको करेक्ट करना है। एंड स्विचिंग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस अननेसेसरीली, ठीक है। पास्ट टेंस में अगर आप कुछ लिखते जा रहे हो, अचानक से आपने प्रेजेंट टेंस लिखना शुरू कर दिया विदाउट एनी नेसेसिटी, विदाउट एनी एसेंशियल वर्क, तो आप वो आपके लिए गड़बड़ है। आपको पास्ट टेंस अगर आप लिख रहे हो और प्रेजेंट टेंस में आ रहे हो, तो क्यों आ रहे हो, यहाँ पर आपने क्या ऐसा प्रेजेंट में काम किया है, वो आपको वहां पर एक्सप्लेन करना होता है। ओके, अदर राइटिंग के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले तो मिस यूजिंग प्रोनाउंस, जो आपके प्रोनाउंस हैं उसको आप क्यों यूज करें, कैसे यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, इट, नॉट क्लियरली रेफरिंग टू एनीथिंग, जो आप इट यूज कर रहे हो किसके रिफर में कर रहे हो, किसको रिफर करके कर रहे हो, ठीक है, या फिर द है, दे है, दिस, देयर, दैट, ये सारी चीजें अगर आप क्लियरली रिफर नहीं कर रही हैं तो वो एक मिस्टेक हो जाती है। एंड प्लेसिंग कॉमाज एट द रॉन्ग स्पॉट्स, बार बार आप एक जगह अलग अलग जगहों पर कॉमा यूज कर रहे हो, वो भी गलत है। एडिंग अननेसेसरी वर्ड्स, कुछ ऑर्नामेंटल वर्ड्स यूज कर रहे हो आप, वो भी नहीं करना चाहिए, आपको चीजें क्लियर रखनी है। मेकिंग सेंटेंस टू कॉम्प्लिकेटेड, जो सेंटेंस आप बना रहे हो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट अगर हो रहा है, वो भी आपको नहीं करना। एंड यूजिंग इनकरेक्ट प्रीपोजिशंस, ठीक है, जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो कहाँ पर क्या क्या लगाना है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि ऑन वर्सेस इन, कहाँ इन यूज करना है, कहाँ ऑन यूज करना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, प्रोफेशनल राइटिंग स्टाइल, एकेडमिक राइटिंग में जो प्रोफेशनल राइटिंग स्टाइल्स होती है वो क्या होती है, फॉर एग्जांपल अवॉइड कैजुअल लैंग्वेज, ठीक है, फॉर एग्जांपल डोंट, डू नॉट, नहीं, जो प्रोफेशनल स्टाइल है कि आपको वही यूज करना होगा। इसके अलावा यूज फॉर्मल एकेडमिक वर्ड्स, जो एकेडमिक वर्ड्स जो हम लोग फॉर्मली यूज करते हैं वो सबको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। एंड बी कंसिस्टेंट विद टर्म्स एंड फ्रेजेस, जो आप टर्म्स यूज कर रहे हो, जो फ्रेज यूज कर रहे हो, ठीक है, आपको उसके साथ कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, बार बार आप वही चीजों को आपको यूज करना पड़ेगा। एंड फोकसिंग ऑन बीइंग क्लियर एंड एक्यूरेट, ठीक है, आप जो भी राइटिंग यूज कर रहे हो, राइटिंग में जैसे टोन इस्तेमाल कर रहे हो, आपको क्लियर होना चाहिए एंड एक्यूरेट होना चाहिए, आपकी चीजें, आप जो भी वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, जो भी टेंस यूज कर रहे हो, ठीक है, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। बात करते हैं साइटेशन स्टाइल की। जनरली हम बात करें तो एकेडमिक राइटिंग में कुछ स्पेशल साइटेशन के स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, जैसे एपीए, एपीए यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का, एपीए का
ठीक है, जनरली साइंस में यूज किया जाता है या फिर सोशल साइंस में जनरली लोग इसे यूज करते हैं। ओके, और भी साइटेशन स्टाइल हैं जैसे कि एमएलए, शिकागो, ये सारे जो कि कभी कोई ह्यूमैनिटीज में और कुछ बाकी बहुत सारे फील्ड में यूज किए जाते हैं। लेकिन साइंस में जनरली जो यूज किया जाता है वो है एपीए स्टाइल। एपीए स्टाइल क्या क्या यूज करता है, कैसे यूज करता है, जानते हैं हम लोग। सबसे पहले हम ऑथर का जो लास्ट नेम होता है, ठीक है, वो लिखते हैं फॉलोड बाई इनिशियल्स। ठीक है, जो ऑथर के इनिशियल्स हैं वो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान दें, इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखें, हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं इसे। इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको उस साइटेशन के स्टाइल से आप अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, आपको जर्नल का, आर्टिकल का डिटेल्स देना होता है। ठीक है, जर्नल आर्टिकल आपकी हो गई। आपको सबसे पहले ऑथर का जो लास्ट नेम है वो लिखना होगा, फिर इनिशियल्स देने होंगे उसके। ठीक है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये चीज आपको लिखनी होगी। ठीक है, उसके बाद टाइटल ऑफ द वर्क। ठीक है, जो बुक्स हैं, जो जर्नल्स हैं, उसके लिए हम लोग जनरली इटैलिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, टाइटल क्या था, हाउ टू साइट यूजिंग एपीए। ये उस पब्लिकेशन की एक जो उनके आर्टिकल हैं उसकी टाइटल होती है। इसके अलावा सोर्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप जो पब्लिशर हैं, ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन किस जर्नल में था, जर्नल ऑफ साइटेशन। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं, जर्नल साइटेशन, किस पेज नंबर पे, कौन से एडिशन में, ये सारी चीजें। उसके बाद आप डीओआई दे सकते हो। ओके, ये एक जनरल साइटेशन का स्टाइल होता है, एपीए स्टाइल। ये सबसे ज्यादा साइंस में यूज किया जाता है। ओके, बात करते हैं साइटेशन मैनेजमेंट टूल्स की। कुछ ऐसे टूल्स हैं जो साइटेशन को ऑटोमेटिकली मैनेज करते हैं। जो सबसे बेस्ट है मेंडले, एंडनोट और जोटेरो। ये तीन टूल सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसमें से भी सबसे ज्यादा मेंडले यूज किया जाता है, जो कि रेफरेंस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। दे ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज एंड फॉर्मेट साइटेशंस। ये साइटेशंस को ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज कर देते हैं और फॉर्मेट कर देते हैं, और इट सेव टाइम एंड अवॉइड एरर्स इन रेफरेंसिंग। इससे ये ऑब्वियसली ये टाइम सेविंग होते हैं और जो एरर्स होते हैं उनको अवॉइड करने में यूज होते हैं। बात करते हैं ऑनलाइन राइटिंग हेल्प्स की। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं और ऑनलाइन टूल्स हैं जो कि राइटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रामर को चेक करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ग्रामरली और हेमिंगवेज। ठीक है, ग्रामरली सबसे ज़्यादा टूल यूज किया जाता है ग्रामर को चेक करने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि चीज़ों को सिखाने में यूज होते हैं, Purdue OWL और ड्यूक राइटिंग स्टूडियो, ये सब राइटिंग को सीखने में यूज हो सकते हैं। एंड यूज प्रूफ रीडिंग सर्विस टू इम्प्रूव क्वालिटी। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो कि प्रूफ रीडिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपकी राइटिंग की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होते हैं। ओके, एज अ कंक्लूजन हम यही कह सकते हैं कि आपका जो एकेडमिक राइटिंग होता है वो, उसके लिए आप राइटिंग क्लियरली एंड सिंपली, बहुत ही क्लियर वे में, बहुत ही सिंपल वे में लिखिए, ऑर्नामेंटल वर्ड्स मत यूज करिए। एंड फॉलो द रूल्स ऑफ अ जर्नल यू आर सबमिटिंग टू। आप जिस जर्नल में सबमिट करने जा रहे हो उसके रूल्स को आप फॉलो करें तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। डबल चेक योर राइटिंग फॉर एरर्स। जो आपके राइटिंग में एरर्स हैं उनको आप डबल चेक करते हैं, ज्यादा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, जितना ही ज्यादा आप चेक करो, प्रूफ रीड करो, उतना ही आपका और ज्यादा पॉलिश होगा। एंड कीप लर्निंग टू इम्प्रूव योर स्किल्स ओवर टाइम। चीजें बार बार अपडेट होती रहती हैं, सो लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको आप इम्प्रूव करते रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा ध्यान रखिए कि पेन इज टेम्पररी बट अ डॉक्टरल डिग्री इज फॉर एवर। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।